Hello and welcome to my online channel, and today we are going to discuss about the earlier topic that was about the BST Business Studies, and the chapter first was there, nature and purpose of business. Today we are going to discuss about the objective of business, and yesterday we have already talked about these topics, but in short. Today we will discuss about the as a theory. Okay, so first objective was of business economic objective. There was a two objective. First was economic and second was social objective. Okay, now first topic is economic objective, means business is an economic activity and therefore its purpose is show economic result. बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें मॉनेटरी से, जिसमें पैसे से काम होता है, गुड्स से काम होता है, लेन देन से काम होता है, और इसीलिए उसका पर्पस क्या होता है, इकोनॉमिक रिजल्ट को शो करना होता है. द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर फॉलो. कि इकोनॉमिक्स जो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जो इसके अंडर में आते हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट, अर्निंग प्रॉफिट. ये तो हमेशा ही रहेगा. बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, मतलब मेन पर्पस या ऑब्जेक्टिव मान लीजिए अर्निंग प्रॉफिट होता है. क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर. मतलब प्रॉफिट होता क्या है कि आपने जितना पैसा लगाया उससे एक्सेस में अगर आपको इनकम वापस से जनरेट होकर मिलती है, जो डिफरेंस होता है वो आपका होता है प्रॉफिट. The foremost and the prime objective of every businessman is to earn profit. और हर एक बिजनेसमैन का एक मेन मोटिव होता है, वो होता है क्या, प्रॉफिट को अर्न करना. किस में, बिजनेस में. अब बिजनेस कैन नॉट सर्विस विदाउट अर्निंग प्रॉफिट. अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता तो वो सिंपल सी बात है, वो आपको सर्विस भी नहीं देगी. नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है मार्केट स्टैंडिंग क्रिएशन ऑफ कस्टमर. मतलब मार्केट अपना बनाना. बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओनली इफ इट्स एबल टू कैप्चर अ बिग शेयर इन अ मार्केट एंड हैज मार्केट स्टैंडिंग. अगर शेयर मार्केट में या मार्केट में उसके रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, तो ही वो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा. अदरवाइज वो बिजनेस आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा. It is possible only when business provides goods and service to safety and needs and wants of customer. मतलब अगर जो बिजनेस है वो उन कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाता है जो उनकी एक्चुअल में नीड को पूरी करती है, उनको सेटिस्फाई करती है, तो ही वो बिजनेस क्या करेगा, अपना मार्केट स्टैंड कर पाएगा. इनोवेशन मतलब नई नई चीज़ बनाना. जैसे आपने कोई चीज़ बना रखी है, आपने कोई प्रोडक्ट आपने उतारा है मार्केट में, कुछ टाइम बाद में आपको ही ऑब्जर्व होता है कि वो प्रोडक्ट जो है उसमें हम कुछ और भी इनोवेटिव कर सकते हैं, मतलब उसे और अच्छा बना सकते हैं, उसे और मॉडिफाइड कर सकते हैं, और कस्टमर्स की जो नीड हमारे पास में आ रही है, जो रिव्यूज़ हमारे पास में आ रहे हैं, उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है. तो ये होता है इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स मार्केट making new products or adding new feature of old products for making it more useful. अभी आपको बताया, या तो नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करो या फिर जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया है उसमें आप कुछ चेंजेस करके उसे और ज़्यादा यूजफुल बना दीजिए. इम्प्रूविंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स. और यही चीज़ें वो क्या करती है, आपका नया मार्केट स्टैब्लिश करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट है हमारे पास में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इट्स रेफर टू द बेस्ट यूज ऑफ मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. बिजनेस में आपने जो चीज़ भी इंक्लूड कर रखी है, चाहे वो आदमी हो, वर्कर हो, मटेरियल हो, मनी हो या मशीनरी हो, उन सब का अच्छे से यूज करना आपको आना चाहिए. The resources of the business are scarce, so these must be utilized in the best possible manner so that the business can get maximum benefit from their resources. उसके पास में जो भी resources होने हैं वो वेल मेंटेन्ड होने चाहिए,
जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा और लॉन्ग पीरियड तक काम ले सकें, ऐसे आपके पास में रिसोर्सेज होने चाहिए और उसी से आपके पास में मैक्सिमम बेनिफिट बनेगा। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, इट इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ एफिशिएंसी। Every business enterprise must aim at greater productivity to ensure continuous survival and growth. Improving आप प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट जो आपने बनाया है उस एक प्रोडक्ट पे आपको नहीं रहना है, आपको उससे प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाना है, नए नए प्रोडक्ट आपको मार्केट में लॉन्च करने हैं, तभी आप कंटिन्यू सर्वाइव कर पाओगे और आपके बिजनेस की ग्रोथ पॉसिबल है। These objectives can be achieved by reducing wastage and making efficient use of machines and equipments, human resources, money, etc. जो कि यहाँ पे दे रखा था। आपके पास में बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके पास में उनका आप पर्टिकुलर अच्छे से यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को गेट कर सकते हैं। ये था हमारे पास में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और अब हमारे पास में आ रहा है सेकेंड नंबर पे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जो समाज में वो रह रहा है उसके प्रति उसकी क्या ऑब्जेक्टिव या फिर क्या दायित्व बनते हैं। बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये एक आंतरिक पार्ट है, उससे टचिंग पार्ट है बिजनेस। इट मेक्स यूज द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, इट्स अर्न प्रॉफिट बाय द सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विस टू मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब वो जिस सोसाइटी में रह रहा है बिजनेसमैन और जिस सोसाइटी में उसने अपना बिजनेस ओपन कर रखा है, उसका ये राइट और कर्तव्य बनता है, मोरल ड्यूटी बनती है उसकी कि वो अपने ही सोसाइटी में रहने वाले वर्कर्स को पहले प्रेफर करे एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो इट्स बिकम ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। वो उन्हें अच्छा प्रोडक्ट दे, अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकता तो कम से कम अच्छा प्रोडक्ट तो दे। द इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर एज फॉलो। इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल के अकॉर्डिंग वो क्या क्या हैं? सबसे पहला हमारे पास में आता है क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट फेयर प्राइस। सही प्राइस पे हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और उसके सर्विस प्रोवाइड करवाना सबसे पहला ये सोशल ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेसमैन का। द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड रीजनेबल प्राइस एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी ऑन कंटिन्यूस बेसिस टू कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल सेम जो मैंने अभी बताया कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चीप प्राइस पे कंटिन्यूस, ऐसा नहीं कि एक साल उसने उतार दिया उसके बाद खत्म ही कर दिया, नहीं, कंटिन्यूस उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते करते उसे प्रोवाइड करवाते रहना चाहिए। जैसे कंज्यूमर्स लुक्स फॉर ISI मार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक गुड्स। कंज्यूमर ये सोचता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीज लेनी है, चाहे वो पंखा हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, ISI मार्क का कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए। FPO मार्क्स ऑन फूड, फूड प्रोडक्ट पर FPO मतलब वो खाने लायक हो, ये होना चाहिए। हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी, हॉलमार्क जो आप ज्वेलरी आइटम लेते हैं उस पर हॉलमार्क होना चाहिए, इसका मतलब वो प्योर गोल्ड होगा, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। तो पहला हमारे पास में इसका बनता है इसी का क्वालिटी गुड्स का कि अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। एंटी सोशल प्रैक्टिस इंक्लूड्स hoardings, black marketing and adulterations, making false claims in advertisement to mislead and exploit people. In an example of unfair trade practice, business should not indulge in such practice. एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है आपने जो एडवर्टाइजमेंट कर रखा है उसमें कोई भी चीज ऐसी आपको छुपानी नहीं चाहिए जो कि कंज्यूमर को नहीं पता। ठीक है, मतलब कंज्यूमर अगर या कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उसके बारे में हर एक चीज उसे पता होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है उसमें कौन कौन से कंटेंट आपने यूज किए हैं वो सब उसे पता होना चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Nowadays, employment is biggest problem of society.
किसी के पास में काम नहीं है, पैसा कमाने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री। हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल्ड पीपल शुड बी गिवन एक्स्ट्रा केयर। अगर किसी बिजनेस में, किसी फैक्ट्री में हैंडीकैप भी वर्कर हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत होती है। कौन देता है? बिजनेसमैन देता है। एम्प्लॉयज वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब एक मेला होता है, मेले का मतलब आपके पास में एक ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, या फिर ये मान लीजिए एक फेयर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जिसमें अलग अलग नीड के अलग अलग जो एम्प्लॉयज हैं वो वहां पे आते हैं और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जॉब पाते हैं, ठीक है। जैसे आपने प्लेसमेंट नाम सुना होगा, जब कॉलेज की डिग्री हो जाती है तो एक प्लेसमेंट वेलफेयर होता है और वहां पर आप जाते हो, अपने आने वाले कोर्स के बारे में आप वो लेते हैं, इंफॉर्मेशंस लेते हैं और उसके बाद में आपको वहां पे जॉब भी ऑफर होती है और फिर आप उस पाथ पे आगे ग्रो करते हैं। सेम वो चीज है वेलफेयर भी। एम्प्लॉयज आर ए वैल्यूएबल assets and they make significant contribution towards the success of the business। ये सबसे मेन कड़ी है कि एक बिजनेस को सक्सेस कौन दिलवाता है? प्रॉफिट? नो, वो तो अर्निंग होती है। कौन दिलवाता है? एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो इसको सक्सेस दिलवाते हैं। जब वही काम करना बंद कर देंगे तो आपका प्रॉफिट ही नहीं होगा, ठीक है। Another social objective of the business, therefore, it is ensure welfare of the employees by providing good working conditions, fair wages and facilities such as housing, medical, entertainment, etc. बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो कि अपने एम्प्लॉयज को ये वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट यस के बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, प्राइवेट के ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो फ्री मेडिकल अपने एम्प्लॉयमेंट्स को प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज एस्टेब्लिश एंड ऑपरेटेड। लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा आर सर्टेन कंट्रीब्यूशन विच एज बिजनेस कैन मेक एंड हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो कि एज ए वॉलंटरी काम करती हैं, इनका कोई भी प्रॉफिट नहीं होता खुद के लिए। तो ऐसे चीजों में जैसे ऑर्फनेज होते हैं, अनाथालय, तो ऐसे चीजों में क्या करना होता है? उन बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है जिससे उनका नाम भी होता है और उनकी रेपुटेशन भी बढ़ती है, उनका मार्केट भी क्लियर होता है, अच्छा उनके शेयर्स के प्राइस भी उनसे इंक्रीज होती है, बिकॉज जितना बड़ा नाम होगा, जितनी अच्छी रेपुटेशन होगी, उनके शेयर्स की रेट भी उतनी ज्यादा होगी। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है प्रॉफिट। उसका रोल क्या है? देखिए, बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब बिजनेस जो है वो क्यों ओपन किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए। प्रॉफिट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी में, बिजनेस में। द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस कैन बी ब्रॉट आउट बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। प्रॉफिट हम कैसे कैसे ले सकते हैं वो आपको बता रखा है। पहला, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। क्यों जरूरी है? प्रॉफिट अलोन हेल्प्स अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एक बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट। एक अकेला ऐसा साधन है जो एक बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए पर्याप्त होता है। In the absence of the profit, the establishment of the particular business loses its justification। और ऐसे में जब उसे प्रॉफिट नहीं होता है तो वो अपना क्या खो देता है? बिजनेस खो देता है। कौन? बिजनेसमैन। बिकॉज जब उसे प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो अपना बिजनेस को क्यों चलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड है, फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उसे क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट चाहिए होता है। मतलब प्रॉफिट का रोल क्या है? ऑल बिजनेसमैन वांट्स देयर बिजनेस टू एक्सपेंड एंड ग्रो।
वो उसे बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं। फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एडिशनल कैपिटल इज नीडेड, और इसे बढ़ाने के लिए हमें एडिशनल कैपिटल की भी, कैपिटल मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस को चलाने के लिए, वो उसकी हमें कभी कभी एक्स्ट्रा नीडेड भी होती है, क्योंकि हमें हमारे बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करना है। रिटेन अर्निंग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल, और ये जो प्रॉफिट होता है हमारे पास में, जो अर्निंग होती है, वो कैपिटल के लिए सबसे बढ़िया सोर्स है, हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया साधन है। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, प्रॉफिट इज that power which motivates both the parties, owner and workers, to do their best. अगर किसी कंपनी में प्रॉफिट होगा तो सिंपल सी बात है, वो जो बिजनेस है अपने वर्कर्स को क्या देगा, एक्स्ट्रा वेजेस देगा, बोनस देगा, फैसिलिटीज देगा, और इससे वो वर्कर्स जो है वो मोटिवेट होंगे। और सिंपल सी बात, अगर किसी को मोटिवेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग उसे जो नीड होती है उसको आप फुलफिल कर दीजिए, वो मोटिवेट हो जाएगा। और अगर वो वर्कर्स मोटिवेट हैं, उनकी नीड्स फुलफिल हो रही है, तो सिंपल सी बात, वो उस बिजनेस के लिए अपना पूरा का पूरा बेस्ट देकर ही जाएंगे। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन, फॉर गेनिंग प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, मतलब अपनी प्रेस्टीज, अपनी रेपो बढ़ाने के लिए, कहाँ, सोसाइटी में, बिजनेस हैड टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न्ड, जो भी उससे रिलेटेड है, जितने भी पार्टीज उससे रिलेटेड है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, जितने भी हैं उनके नीड्स वो क्या करनी, फुलफिल करनी होती है। इट हैज टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स सर्विस एट द रीजनेबल प्राइस टू कंज्यूमर्स। बार बार यही चीज आ रही है कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए उसे सबसे बड़ी चीज गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट उसमें मार्केट में उतारना चाहिए, और उसे चीप प्राइस पे कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाना चाहिए। एडुकेट रेम्युनरेशंस टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को जो रेम्युनरेशंस है, जो वेजेस है, जो सैलरी है, वो टाइम टू टाइम और अच्छी से अच्छी मिले। टू पे सफिशिएंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, ये अकाउंट्स की एक टर्म है जो हम अकाउंट्स में क्लियर करेंगे। मतलब ये भी एक आपका शेयर होता है जो आपको एडिशनल इनकम प्रोवाइड करवाता है। एंड ऑल दिस पॉसिबल ओनली इफ द बिजनेस इज अर्निंग गुड प्रॉफिट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में आती है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी, मैंने आपको बताया था बिजनेस एक्टिविटी दो टाइप्स की होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मॉनेटरी या पैसे से रिलेटेड होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सिर्फ लव, अफेक्शन, सेटिस्फेक्शन से, ये वॉलेंट्री से रिलेटेड होती है, जिसमें पैसा नहीं देखा जाता, जिसमें लव देखा जाता है, जिसमें सेटिस्फिकेशन देखा जाता है, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट में बताया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। मतलब इंडस्ट्री है हमारे पास में जिसमें डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस। प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस मतलब जो आपने माल बनाया है, जो आपने गुड्स बनाया है, उसके रिगार्डिंग इसमें डील होती है। किसमें? इंडस्ट्री में होती है, फैक्ट्रीज में होती है। और कॉमर्स में क्या होता है? डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बनाया जाता है, उसमें बेचा जाता है। जब आप माल बनाओगे तो आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, लेकिन जब आप बेचोगे तो आपका कॉमर्स और आपका बैकग्राउंड और आपकी जो प्रेस्टीज है वो ग्रोथ करती है। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रीज है हमारे पास में वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ऐसे। प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो छोटे लेवल पे काम करती है, सेकेंडरी और टेरिटरी, और ये थर्ड सर्विस भी आप, ये थर्ड इंडस्ट्रीज भी आप उसे कह सकते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है एक्सट्रैक्टिव या जनरेट कम्युनिकेशन। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बनाने वाला। और टेरिटरी ऑफ सर्विस या इंडस्ट्रीज जो थर्ड में यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास में है कॉमर्स। कॉमर्स में 2 चीज दे रखी है, डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है उसकी सर्विस और आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हो अच्छे से अच्छा। उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा, ट्रेड एंड इट्स एक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। व्यापार
जो दो टाइप्स का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड होलसेल में दे दो कम रेट में, जिसमें मीडिएटर नहीं होता। रिटेल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बाहर से मंगवाया जाता है, ये इंटर स्टेट या आउटर स्टेट होता है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब एक्स्ट्रा जो ट्रेड के अलावा होती है वो ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें वो चार्ज लगता है जहां से वो माल आता है, ट्रेड। ठीक है। ब्रेकिंग द फाइनेंस, ब्रेकिंग इन फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। माल को फैक्ट्री से लाने के बाद कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए बीच में जो कुछ भी काम होता है सेलिंग से रिलेटेड, वो होता है ये कॉमर्स। इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन भी लेकर आओगे। अगर आपने इंपोर्ट किया है तो वहां से कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए, अलग अलग स्टोर्स तक पहुंचाने के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। ब्रेकिंग फाइनेंस, अगर वो टूट जाए तो उसका आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस भी करते हैं। ठीक है। वेयर हाउसिंग मतलब एक स्टोर भी बनाते हैं, और एडवर्टाइजिंग उसका फिर एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को पता लगे कि आप कौन सी चीज उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब इनके बारे में है प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है। द प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू which the natural resources are used to provide raw material for those other industries. Primary industries are the two types. Primary industries का मतलब होता है जो उन बड़ी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मतलब कच्चा मटेरियल बनाने के लिए प्रोवाइड करवाती है, वो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। जहां से वो बिजनेस ग्रोथ करना शुरू होता है वो चीज। जैसे फर्नीचर की अगर कोई इंडस्ट्रीज हैं तो वो सबसे पहला काम होता है उसका वुडन या वुड खरीदना। वो कहां से आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री से आएगा, बिकॉज लकड़ी जब उसके पास में जाएगी तब वो अपना काम शुरू करेगा। तो वुड वाली कौन हुई, प्राइमरी हुई। इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा। पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ। अर्थ से कोई चीज निकाली जाती है, जैसे कोल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब चीज उसी की है। लेकिन निकलता तो कहां से, एक्सट्रैक्ट करता कहां से होता है, जमीन से होता है, अर्थ से होता है। वाटर और एयर एग्जाम्पल, कोल मैंने बताया आप क्या, आयरन, गैस एक्सेट्रा, ये कहां से निकाली जाती है, अर्थ से निकाली जाती है। ये होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो खोद के कोई चीज निकालती है। फार्मिंग, माइनिंग, लेबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। ठीक है। ये पेड़ पे नहीं उगती, ये हमें खुद को निकालनी पड़ती है। और दूसरी होती है हमारे पास में जेनेटिक industries. Genetic industries refers to those industries under which the breeds of animal and vegetables are improved and made more useful. Genetic, poultry farms, dairy farms, fish heritage, cattle breeding. मतलब जेनेटिक का मतलब हो गया कि अगर आपके पास में कोई चीज दे रखी है ऑलरेडी, आप उसमें और ज्यादा ग्रोथ कैसे करेंगे। एक मुर्गी से आप पूरा फार्म, पोल्ट्री फार्म बना देते हैं। वो क्या होती है, जेनेटिक, मतलब उन्हीं में कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ इनोवेट करने के बाद में अगर आप उस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो होती है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो प्राइमरी के बाद में जो हमारे पास में सेकेंडरी आती है, बिकॉज तीन टाइप्स की इंडस्ट्री हमने पढ़ी है। ये है सेकेंड नंबर की। Under these industries, new products are manufactured by using the previously produced things. Example, producing cotton in a primary industries and manufacturing cloth out of the cotton in the second industries. मैंने आपको एग्जांपल दिया था वुड वाला, ये भी वैसा ही है। कॉटन आपको प्रोवाइड करवा रही है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, और उस कॉटन से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्लोथ, वो कौन आएगी, सेकेंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास में आती है मैन्युफैक्चरिंग। ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है वो दो टाइप्स की बता रखी है यहाँ पे। एक तो होती है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। क्या होती है देखिए, दीज इंडस्ट्रीज कन्वर्टेड रॉ मटेरियल ऑफ सेमी मटेरियल या सेमी फिनिश्ड
रॉ मटेरियल का मतलब बिल्कुल कच्चा, और सेमी फिनिश का मतलब थोड़ा सा उसे इंप्रूव्ड कर दिया हो। जैसे रॉ मटेरियल का मतलब आपको कॉटन के फूल हिलाकर दे दिए, सेमी फिनिश का मतलब आपको सिर्फ कॉटन निकाल के उसे साफ करके आपको दी है, वो सेमी फिनिश गुड्स होता है। प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, एग्जांपल पेपर फ्रॉम बैम्बूज, शुगर फ्रॉम शुगर केन। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और इसे भी मैन्युफैक्चरिंग को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रखा है। एनालिटिक, different things are manufactured out of one material, example petrol, diesel, gasoline out of crude oil. Analytic, एक ही चीज से आप अलग अलग चीजें बनाते हो, उसे कहा जाता है एनालिटिक। और प्रोसेसिंग का मतलब होता है those industries wherein useful things are manufactured by the making the raw material to pass through different products process। अलग अलग प्रोसेस करके आप और भी उसमें से कोई चीज निकालते हैं। स्टील फ्रॉम आयरन और शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज, मतलब आपके पास में रॉ मटेरियल दे रखा है, सेमी फिनिश गुड्स दे रखा है, आपने उससे और प्रोड्यूस करके या उससे और ज्यादा प्रोसेस करके आपने क्या किया, और मटेरियल बनाया। स्टील कभी भी नहीं निकलता। स्टील कहां से बनता है? आयरन से बनता है। लेकिन आयरन क्या हो गया? अर्थ से एक्सट्रैक्टिंग निकाला गया है, एक्सट्रैक्टिंग प्राइमरी वाला है सेक्शन, और उसके बाद में आपके पास में आयरन आया और आयरन से आपने क्या बनाया? स्टील। तो आयरन क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ। सिंथेटिक, मैनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स, एग्जांपल पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट्स। अलग अलग चीजों को मिक्स करने के बाद में अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कहा जाता है सिंथेटिक। कॉस्मेटिक कहीं से भी नहीं निकाला जाता, कहीं से भी प्राप्त नहीं किया जाता, उसे बनाया जाता है, सीमेंट बनाई जाती है, पेंट बनाया जाता है अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर। और फोर्थ है हमारे पास में असेंबलिंग। असेंबलिंग, आपने असेंबल कंप्यूटर का नाम सुना होगा। अलग अलग कंपनीज की चीजों को इंक्लूड करने के बाद में जो आपके पास में प्रोडक्ट आता है वो उसे बोला जाता है असेंबल। ये है असेंबलिंग, वेयर इन द पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट लाइक कंप्यूटर। आ गई बात। वॉचेस, कार्स, टेलीविजन, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होती है वो अलग अलग मैन्युफैक्चर पार्ट उसको ज्वाइंट करने के बाद में अगर वो बनाते हैं। जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड आता है इंटेल का, हार्ड डिस्क इंटेल की नहीं आती है, ठीक है, उसका ड्राइवर इंटेल का नहीं आता है। अलग अलग चीजें अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। सेल फोन में उसकी बॉडी कहीं और से मिलती है, मदरबोर्ड कहीं और से मिलता है, उसका कैमरा कहीं और से मिलता है, उसकी जैक कहीं और से मिलती है। उसके बाद में उसे कंबाइंड करने के बाद में, असेंबल करने के बाद में आपके पास में प्रोडक्ट आता है, उसे बोला जाता है असेंबलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। और सेकंड हमारे पास में जो इंडस्ट्री थी वो थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन में मतलब आपको बनाया जाता है, कुछ अलग से और चीज बनाई जाती है। इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्व टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, रोड एज वेल एज टनल एंड कैनाल्स, ठीक है। ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती हैं। जो मेटेरियल बना हुआ है हमारे पास में उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज बनाती है। और थर्ड था हमारे पास में टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्रीज। इंक्लूड दोज सर्विस विच हेल्प्स बिजनेस टू मूव स्मूथली, जो बिजनेस को हेल्प करती है उसको स्मूथली चलाने में। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बिना ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल होता है। सामान आप अपने कंधे पर नहीं ला सकते, आपको ट्रांसपोर्टेशन की यूज लेना पड़ेगा। बैंक, पैसा आपके पास में ज्यादा है, आप रख नहीं सकते बिकॉज वहां पे थेफ्ट या चोरी होने की चांसेस होती है। बैंक आपको चाहिए। इंश्योरेंस, अगर आपका माल खराब हो गया तो आपके पास में पैसे कहां से आएंगे? इंश्योरेंस। स्टोरेज, ज्यादा माल आपने मंगवा लिया, उसको रखने के लिए आपके पास में जगह नहीं है, स्टोरेज वहां पे काम आता है। और एडवर्टाइजिंग, आपने माल तो मंगवा लिया लेकिन कस्टमर को पता ही नहीं आपके पास में माल कौन सा है, उसके लिए एडवर्टाइजिंग काम आती है। ओके, तो ये था हमारे पास में फर्स्ट पार्ट जो कि इंडस्ट्री का था, और सेकंड था हमारे पास में कॉमर्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।
आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमर्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।